दोस्तों, यह रोमांटिक स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर है। आप लोग को पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों कर दीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। दिशांत की भेजी हुई पिक और मैसेज अर्जुन जी के नंबर पर सेंड कर राज अपनी सोना को लेकर नींद की आगोश में समा गया। इधर आज अर्जुन जी रागिनी की तबीयत की वजह से अभी तक जाग रहे थे। काव्या और कृष्णकांत जी के आने के बाद से रागिनी को रुक रुक करना सिर्फ उल्टियाँ हो रही थी, बल्कि शाम से उसे बहुत तेज फीवर भी था। इसलिए काव्या जी ने रात के समय कोई रिस्क लेना ठीक नहीं समझा। अर्जुन जी के घर आते ही वो इमरजेंसी में रागिनी को डॉक्टर देसाई के हॉस्पिटल लेकर आ गई। रागिनी की तबीयत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे तुरंत एडमिट कर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, जिससे कुछ ही समय बाद रागिनी की उल्टियाँ बंद होकर उसका फीवर भी कम हुआ और उसे काफ़ी आराम मिल गया। लेकिन डॉक्टर ने उसकी तबीयत को देखते हुए एक रात अंदर ऑब्जर्वेशन रखने की सलाह दी, जिसके बाद काव्या कृष्णकांत जी के साथ घर आ गई। लेकिन इन सब कामों ने एसीपी साहब के जीजा जी की नींद उड़ा दी। इसी वजह से आज अर्जुन जी इतनी रात गए तक जाग रहे थे। रागिनी की गहरी नींद में सोने के बाद वो चाय पीने बाहर कैंटीन में आए थे। उसी वक्त राज का मैसेज उनके मोबाइल पर फ्लैश हुआ। वो चाय का कप लेकर वहीं गार्डन में बेंच पर बैठते हैं और जैसे ही राज का मैसेज रीड कर उन्होंने नताशा की पिक देखी, गुस्से के मारे उनका भी सर भरना गया। अर्जुन जी चाय का सिप लेते हुए अपने आप से कहते हैं, आपकी हरकतें और इतनी घटिया सोच देखते हुए यकीन नहीं होता बुआ कि आप मेरे पापा की सगी बहन हैं। ज़मीन आसमान का अंतर है आप दोनों की सोच में। अंकिता का तो समझ में आया कि अच्छा अंकल के कारण आप उसे करण के लिए स्वीकार नहीं कर पाई, लेकिन इस बदतमीज लड़की को मोहरा बना लड्डू के साथ जो आपने गलत करने का घिनौना प्लान बनाया है, उसके लिए मैं भी अब राज को नहीं रोकूंगा। अरे रोकना था तो आप पायल को रोक दी बुआ। आपकी बेटी ने उससे मोहब्बत की है, उसे पाने की जिद पायल की थी बुआ। उसमें उस बच्चे का क्या कसूर। माना उसकी आंखों में पायल के लिए चाहत दिखी है, लेकिन उसने कभी अपने जज्बातों का जिक्र नहीं किया किसी से, बल्कि वो तो अच्छत अंकल के एक बार कहने पर अंकिता का हाथ थाम रहा है। तो अब आपको शांति क्यों नहीं मिलती? आपकी राह से तो एक झटके में दोनों कांटे निकल रहे हैं, तो फिर क्यों उन दोनों का तमाशा बनाने पर तुली हो आप? बहुत बार रोका है सबने आपको, लेकिन आप अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगी। बिना कसूर के इन दोनों बच्चों के साथ आप जो भी घटिया प्लान बना रही हैं, अब उसे किसी भी कीमत पर रोकना पड़ेगा हमें। अर्जुन जी लंबी सांस लेकर कहते हैं, इतने सालों बाद भी आपके दिमाग में अच्छत अंकल की दीवानगी खत्म नहीं हुई। ये कैसा इश्क है आपका, समझ नहीं आता। अगर आपने कभी भी उनसे सच्ची मोहब्बत की होती ना, वह तो उनका और उनकी बेटी का बुरा करना तो दूर, आपके दिमाग में इतने गिरे हुए विचार पनपते ही नहीं। इसे मोहब्बत नहीं, जिद जुनून कहते हैं बुआ। जो आपको नहीं मिला वो उनकी बेटी को कैसे मिले? सिर्फ यही आपके दिमाग में चल रहा है। आपका मकसद एक तीर से अंकिता और लड्डू का शिकार करना है, और इसके लिए आपने जिस नायाब हीरे को चुना है तन्ना, उस पर भरोसा करके आपने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अरे जिस परिवार का हमारे समाज ने बायकॉट कर रखा है, उस लड़की को आपने अपने प्लान के लिए इस्तेमाल करके फंक्शन में बुलाकर फूफा जी के गुस्से को हवा दे दी है।
यदि इस लड़की ने कल कोई भी तमाशा किया तो इसका सीधा असर आपकी आने वाली जिंदगी पर पड़ेगी बुआ। आप अच्छे से जानती हो इस लड़की की उपस्थिति फूफा जी हजम नहीं कर पाएंगे और उनके शक की सुई सीधा आप पर रुकेगी। करण आपकी कोख की पैदाइश है। काश आपने बच्चों का एक गुण देखा होता ना। आपने तो इतनी नीच गिरी हुई लड़की का सहारा नहीं लेती। कहते हैं 100 गुनाह माफ़ हो जाते हैं, लेकिन चरित्र पर लगा कलंक 7 पीढ़ी तक भुगतती है। भले ही रागनी की वजह से अंकिता से मेरा रिश्ता जुड़ा है, लेकिन मैंने उस बच्ची को हमेशा अपनी छोटी बहन माना है। उस दिन माँ की बच्ची पर यदि कोई उंगली उठी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा आपके लिए। वो गुस्से में एक लंबा चौड़ा मैसेज लिख रात को सेंड करते हैं और अपनी चाय खत्म कर फुर्ती से रूम में आते हैं तो रागनी को आराम से सोए देख उनके दिल को तसल्ली मिल गई। इसी तरह आज की रात व्यतीत हो गई। तड़के भोर की पहली किरण के साथ ही अग्रवाल हाउस में चहल पहल शुरू हो गई। शीतल ने तो राज के उठने से पहले आज फ्रेश होकर किचन संभाल ली थी। एसीपी साहब की नींद खुलते उससे पहले ही उसने पूरा काम वाइंड अप कर लिया। वो सबकी चाय लेकर हॉल में पहुंचती है तो राज को सीढ़ियों से आते देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं एसीपी साहब शीतल के हाथ से चाय की ट्रे लेकर फुल एटीट्यूड में कहते हैं, मुझे उठाया क्यों नहीं तुमने? शीतल धीरे से कहती है, आप इतनी गहरी नींद में सुकून से सो रहे थे, कैसे उठाते? टेंशन मत लीजिए, माँ की हेल्प से हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट रेडी किया है, बाकी का काम माँ ने करने ही नहीं दिया। अब पापा जी के पास बैठिए आप और इत्मीनान से चाय पीजिए। उन्हें शायद कुछ काम है आपसे, पूछ रहे थे आपके लिए। शीतल को बोलते ही राज पीछे मुड़कर देखता है। सरला अंकित भरत से बातें कर रहे थे। राज टेबल पर रख सरला अंकित के बीच में बैठकर कहता है, पापा तबीयत ठीक है आपकी? अंकित शीतल की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरी तबीयत तो ठीक है बरखुरदार, लेकिन लगता है तुम्हारी एक दिन में टाई फिस हो गई। आज उठने में इतना लेट कैसे हुआ? राज, तुम्हारी सोना ने अकेले सारे काम किए हैं, ऐसे मदद करोगे तुम अपनी पत्नी के? बोलो। राज शीतल को घूरते हुए कहता है, पापा ये सब इसकी गलती है यार, गहरी आंख लग तो ये उठा नहीं सकती थी मुझे, और आप भी ना कम नहीं हैं, अपनी बहू के चक्कर में बेटे की क्लास लगा रहे हो। अग्रवाल साहब बता दूं, आपकी धर्मपत्नी ने मेरी बीवी की मदद की है, इसलिए अब मुझे टेंशन नहीं। और हाँ, आइंदा से ये गलती दोबारा नहीं होगी पापा। अनिकेत हंसते हुए कहते हैं, ओए नौटंकी, ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं, मजाक कर रहा था। अपने बेटों को बहुत करीब से जानता हूँ। शीतल बेटा, आराम से बैठकर चाय पियो, फिर रेडी होना। शीतल सरला के पास बैठते हुए कहती है, जी पापा जी। वो सभी को पकड़ा खुद भी चाय पीने लगी। सरला राज को देखकर कहती हैं, राज, अर्जुन जी के बुआ जी के यहाँ से पूरे परिवार का न्योता है। हम सब तो 11 बजे तक निकल जाएंगे। तुम शीतल के साथ शाम को आ जाना। राज स्पष्ट शब्दों में कहता है, मम्मा नॉट पॉसिबल, मुझे एक अर्जेंट काम से अजमेर से बाहर जाना है, शायद आने में भी लेट हो। आप आराम से जाइए। सोना राजू मेमा के साथ रह लेगी। अनकेत शांत लहजे में कहते हैं, ठीक है राज, काम तुम्हें है, शीतल को नहीं। सरला, ऐसा कहना आप शीतल को स्कूल से आने के बाद नीलू भरत के साथ इसे भी ले आना। राज गहरे स्वर में कहता है, पापा सोना उनके घर नहीं जाएगी। एक बार पहले भी गड़गड़ के टाइम आपको याद है उनका बिहेव? उस वक्त तो दीनू अंकल ने बात संभाल ली
लेकिन उस औरत का मुझे रत्ती भर भरोसा। सरला गुस्से से कहती हैं, राज, ये कैसी बातें बोल रहे हो तुम? माना सुरेखा जी तुनक मिजाज हैं, गर्म स्वभाव की हैं, लेकिन ये मत भूलो वो तुम्हारी बहन की बुआ सास हैं और उम्र में तुमसे बड़ी। कायदे से मर्यादित भाषा बोलो। राज भी अपने अंदाज में कहता है, मम्मा बस इसी बात का लिहाज है कि वो जीजू की बुआ हैं, वरना कोई और होता ना तो मेरी बीवी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करने वालों को राज इतना वक्त नहीं देता। आप सब जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सोना नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी। वैसे भी स्कूल से आने के बाद उसे रेस्ट की ज़रूरत होती है। कल भी मेरे आने से पहले ये थक कर बालकनी में सो गई थी पापा। हमें भी रात में ही फुर्सत मिलती है एक दूसरे के से बात करने की। ऐसे में हमें कोई डिस्टर्ब करे ये मुझे पसंद नहीं यार। और अभी जो इसका टाइम पीरियड चल रहा है उसमें मैं नहीं चाहता किसी भी बात का ये स्ट्रेस ले। आपको तब पता है सुरेखा आंटी का, वो अपनी आदत से बाज नहीं आती। इससे बेहतर है ये यहाँ वहाँ नहीं जाए। रोशनी का तो फुल टाइम है, इसलिए वो नहीं जा रही। लेकिन देव बता रहा था दीनू अंकल ने सेजल को भी जाने से रोक दिया है। वो तो बड़े पापा और मीना आंटी के साथ घर पर रुकेगी। मम्मा न्योता इनका है, जाना नहीं जाना हमारे हाथ। इतना बोल चाय का कप रख खड़े होकर कहता है, सोना मैं थोड़ी देर में वॉक करके आता हूँ, तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूँगा। और इतना बोल अनिकेत को साथ लेकर बाहर वॉक पर निकल गया। राज के जाते ही नानी माँ भी उसकी बात का समर्थन करते हुए कहती हैं, सरला राज बिल्कुल सही बोल रहा है। सुरेखा जैसी औरतें कभी नहीं सुधरती। मौका मिला नहीं कि वे अपनी कड़वी जुबान चलाने से बाज नहीं आएंगी। ऊपर से अभी बच्चे का नाजुक समय है। मुझे तो उनकी नीयत और नज़र पर रत्ती भर भरोसा नहीं। मैं तो बोलूँगी तुम काव्या जी से बात करोगी, वो रागनी को भी वहाँ नहीं ले जाएं। उसकी नज़र ठीक नहीं है सरला। मेरी रागू के जीवन में खुशियाँ बरसों बाद आई हैं। ऐसे में हमें फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। उसकी सास बहुत समझदार है, वो तुम्हारी बात ज़रूर समझेंगी। तुम माँ हो रागनी की, तुम्हारा फर्ज बनता है अपनी बेटी के बारे में उनसे बात करने का। फ़ोन लगाओ सोना काव्या जी को। सीता लहराने से सरला को देखती है। वो उसे इशारे से शांत रहने का बोल अपनी माँ से कहती हैं, माँ रागनी की चिंता जितनी आपको और हमें है उससे कहीं ज़्यादा परवाह उसके ससुराल वालों को है। वो दामाद जी की बुआ का घर है माँ। आज नहीं तो कल रागनी को उनके यहाँ जाना ही होगा। और वैसे भी मामे रागनी के मामले में इसके सास को कभी कुछ आदेश नहीं दे सकती। वो उनकी बहू है और सुरेखा जी उनकी ननद। दोनों रिश्ते अहम हैं उनके लिए। हम कोई नहीं होते माँ उन्हें समझाने वाले। ये काव्या जी का खुद का फैसला है, वो रागनी को लेकर आए या नहीं, उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। शीतल बेटा, स्कूल का टाइम हो रहा है, जाकर रेडी हो जाओ, वरना अभी वो थानेदार आ गया और तुम तैयार नहीं हुई तो फिर तुम जानती हो उसे। शीतल हल्की मुस्कान लेकर कहती है, माँ मेरा और गुस्सा का टिफ़िन पैक कर दूँ, फिर जाती हूँ। सरला शीतल का हाथ पकड़कर कहती हैं, बेटा रहने दो, राज अपने हिसाब से पैक कर देगा, तुम जाकर रेडी हो जाओ। शीतल धीरे से कहती है, जी माँ। वो फुर्ती से अपने कमरे में चली जाती है। इधर राज अनिकेत जी के साथ वॉक बेशक कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपने मोबाइल पर था, जिसे अनिकेत भी काफ़ी टाइम से देख रहे थे। वो राज का हाथ पकड़ के कहते हैं, राज ऐसा क्या है इस मोबाइल में जो तुम्हारा ध्यान मेरी बातों से ज़्यादा आज इसमें घुसा हुआ है? राज एकदम से
मोबाइल बंद कर धीरे से कहता है, पापा, एक इम्पॉर्टेंट केस है, उसी के बारे में पढ़ रहा था। बोलिए, क्या बात करनी है आपको? अंकित गार्डन में लगी बेंच पर बैठते हुए उसे भी बैठने का इशारा करते हैं। राज उनके पास बैठ उनकी आंखों में देखते हुए कहता है, पापा, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? अंकित लंबी सांस लेकर कहते हैं, राज, अक्षत को लेकर चिंतित हैं मैं और दीनू। वो अपनी जीत में आकर अंकित लड्डू की शादी तो कर रहा है, लेकिन अंदर से शायद वो भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहा। कल भी दीनू से उसकी खटपट हो गई। कोई अच्छी बात भी उसे समझाओ तो बुरा मान जाता है। चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया है, बात बात पर खींचने लगा है। राज सफात लहजे में कहता है, तो आप बताइए, हम क्या करें? जब वो दीनू अंकल की नहीं सुन रहे तो आप तो चुप ही रहना पापा। और उन्होंने औखली में सिर दिया है तो फिर मूसल से क्या डरना? उनका खुद का फैसला था, तो अब कैसी खींचन? शादी में टाइम ही नहीं बचा। 2 दिन बाद इनकी शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे, इसलिए अब भलाई इसी में है कि जो हो रहा है उसे चुपचाप देखो। आप दीनू अंकल को भी अपने तरीके से समझा दीजिए, वरना अक्को अंकल की कोई बात सुन उस पर गुस्सा हावी हो गया तो वो अपनी दोस्ती भी भूल जाएंगे। वैसे ही वो इस शादी के खिलाफ हैं, इसलिए मेहरबानी करके आप दीनू अंकल को शांत रखना। घड़ी में टाइम देखकर कहते हैं, आप चलें, सोना के स्कूल का टाइम हो रहा है। अंकित राज के साथ घर में पहुंचते हैं और घर में पहुंच राज सीधे किचन में चला गया। उसने अपने हिसाब से शीतल का टिफ़िन पैक किया और रूम में आया तो उसकी सोना अपनी साड़ी की प्लेट्स सही कर रही थी। राज उसके पीछे खड़ा होकर कहता है, मामा के आगे तुम अपने पति की बातों को भी इग्नोर करती हो सोना। शीतल मिलर से राज को देख उसका हाथ अपने कमर पर रख हल्के से दबा कर कहती है, राज सच में अभी कोई परेशानी नहीं है। हमें आपसे वादा करते हैं, जिस दिन हमें साड़ी में तकलीफ़ हुई उस दिन से हम सूट पहन लेंगे। आप और माँ दोनों की बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम आप दोनों को खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं राज। परिवार जब एक साथ हो, हमारे बड़ों की छत्र छाया हम पर हो, तो छोटी मोटी बातें तकलीफ़ भी आसानी से सहन हो जाती हैं। और फिलहाल अभी हमें कोई परेशानी नहीं। कल रात आपकी मालिश से हम अभी भी तरोताज़ा फील कर रहे हैं। इतने दिन बाद संलग्न नींद आई है आपकी बाहों में। उसकी ओर पलट हल्के से एड़ी के बल ऊंची हो राज के चेहरे को अपने लबों से छूकर कहती है, एसीपी साहब, आपकी सिंड्रेला और उसकी मॉम दोनों बिल्कुल ठीक है। बस आप रात को हमारे सोने से पहले आ जाइएगा। राज शीतल को अपनी बाहों में लेकर कहता है, आपने मीठी मीठी बातों में ऐसे फंसाती हो न मुझे कि मैं बोलने लायक नहीं बचता। उसके माथे पर अपने प्रेम की मोहर लगाकर कहता है, सोना, आज रात और लेट होगा, उसके बाद प्रॉमिस टाइम से घर आऊँगा। सिर्फ आज की बात। शीतल हल्की मुस्कान लेकर कहती है, कोई बात नहीं राज, आज एक रात और सही। वो हमें गहरे स्वर में कहती है, बट राज, आप जो भी करने जा रहे हैं। राज उसके होंठों पर अंगुली रखकर कहता है, सोना प्लीज, नो मोर आर्ग्यूमेंट। लेट हो जाएगा, पहले तुम्हें छोड़ दूँ, फिर घर आकर फ्रेश होकर ड्यूटी के लिए निकलूँगा। वो शीतल के साथ नीचे आता है और गाड़ी की चाबी लेकर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ गोयल सदन में राजेंद्र जी फ्रेश होकर अपनी पूजा पाठ से फ्री हो अपना बैग पैक कर न्यूज़पेपर उठा हॉल में आकर सोफे पर बैठते हुए सुरेखा को देखकर कहते हैं, सरू, कल रात बड़ी जल्दी नींद आ गई तुम्हें, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? सुरेखा तंज भरी वाणी में कहती हैं, मेरी तबीयत को
क्या हुआ? जल्दी सो गई? इसमें क्या पहाड़ टूट गया? वैसे भी घर में कोई था नहीं। दीवारों से माथा लगाने से बेहतर है शरीर को आराम देना, क्योंकि आजकल के बेटों को खुद के बेबी बच्चों से फुर्सत नहीं। माँ की क्या सेवा करेंगे? हाथ पैर बुढ़ापे तक सही सलामत रखने हैं मुझे। राजेंद्र जी भी उनके ही अंदाज में उनकी बात का जवाब देते हुए कहते हैं, ये तुम्हारी सोच है सरू। कभी फुर्सत हो तुम्हारे पास तो अपनी बहू की अच्छाई देखना। शायद तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़े कुछ कहने की। और यदि तुम्हारी किस्मत में बहू बेटों का सुख नहीं लिखा होगा तो ये तुम्हारी करनी का नतीजा होगा, वरना मेरे बच्चों में कोई कमी नहीं। करण कल रात ही आ गया था, तुमसे मिलने आया, लेकिन तुम सो गई थी। अपने हाथ की चाय पिलाओ, उसे उठाकर सुरेखा दो टूक शब्दों को कहती है। दीना ने उसे बेटी भिजवा दी है। उड़ जाएगा तो यहीं आ जाएगा। मेरी आदत नहीं बेटों के कमरे में झांकने की। राजेंद्र जी गहरे स्वर में कहते हैं, अच्छा है उसकी शादी से पहले तुम्हें इतनी तो अक्ल आ गई। अब बहस करने का मूड नहीं मेरा। आरती गुड्डा के साथ घर आ रही है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम उस बच्ची का तिलक लगा मुँह मीठा करवा सकती हो तुम। आखिर पहली बार दादी बनी हो। सुरेखा सपाट लहजे में कहती हैं, आज का फंक्शन सिर्फ उसके लिए ही है। ये क्या कम है? और वैसे भी फालतू चोंचलें मुझे पसंद नहीं। आपको यदि ढकोसले करने हैं तो संतू को बोल दो, पूजा का ताल तैयार कर देगा। आप खुद उतार लेना अपनी पोती और बहू की आरती। मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। इतना बोल खड़ी होती हैं कि करण को अपने सामने देख रूखे स्वर में कहती हैं, अपनी माँ को बताना भी जरूरी नहीं समझा तूने करण। न मुझसे हॉस्पिटल में मिलकर गया और आज इतने दिन बाद अजमेर लौटा तो अपनी माँ की जगह सीधा आरती के घर पहुँच गया। करण सुरेखा के पास आकर उन्हें प्रणाम करके कहता है, आपकी नाराज़गी जायज़ है मम्मी। आप जो सज़ा देंगी मंजूर है मुझे, लेकिन मैं आप सबको सरप्राइज़ देना चाहता रहा। रही भाभी के घर जाने की बात तो आपकी नज़रों में वो अलग होगी। मेरे लिए वो और ये एक ही घर है। इस घर की बड़ी बहू हैं तो मेरी नज़र में तो वो भी उतनी ही सम्मानित है मम्मी जितनी आप। सुरेखा तंज भरी आवाज़ में कहती हैं, करण गजब करण, जयपुर जाते ही तेरे मुंह में भी आवाज़ आ गई। शादी से पहले ही चलने लगी तेरी जुबान। उस आरती का भूत तेरे सर पर भी चढ़ गया। करण हल्की नाराज़गी से हाथ जोड़कर कहता है, प्लीज़ मम्मी विनती है आपसे, मुझे भी कुछ भी कह लो यार, लेकिन आज के दिन भाभी और गुड्डा से कोई मनमुटाव मत रखना। मन से न सही, मम्मी दुनिया को दिखाने के लिए भाभी के साथ थोड़ा सा नम्र रहना। पापा भाई भाभी पायल गुड्डा के साथ निकल गए हैं, यही बताने आया था आपको। मैं बस रेडी होकर 5 मिनट में आता हूँ। मम्मी को ये ढाकोसले पसंद नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन पायल और मैं तो छोटे हैं, उनसे हम स्वागत कर लेंगे अपनी परी का। दीना पूजा का थाल तैयार कर लो। दीना शांत स्वर में कहता है, जी भैया। करण एक नज़र सुरेखा पर डाल अपने कमरे में चला जाता है। राजेंद्र जी गुस्से से सुरेखा की देखते हुए कहते हैं, तुम कभी नहीं सुधरोगी। तुम जैसी औरतों को समझाना पत्थर से सर मारने जैसा है। इच्छा हो तो चल सकती हो हमारे साथ, वरना पड़ी रहो घर में। संतू जिसको चलना है उसका बैग गाड़ी में रखवा देना। बहू बिटिया के साथ आ रही है। इस घर के रिवाज के हिसाब से मीठे में खीर तैयार है ना? संतू सुरेखा पर नज़र डालकर कहता है, साहब उम्र गुजार दी आपके पास, एक घर के रीति रिवाज से अच्छे से वाकिफ़ हूँ। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। बहू रानी के स्वागत के लिए सब कुछ वैसा ही तैयार है जैसा माँ जी करती थी। आप बस
गेट पर चलिए, मैं भी पूजा का थाल लेकर आया। राजेंद्र जी गुस्से में सुरेखा को घूरते हुए बाहर निकल गए। उनके जाते ही सुरेखा पैर पटकती हुई अपने रूम में आकर नताशा को कॉल लगाकर गुस्से में कहती है, नताशा, बहुत तमाशा हो रहा है यहाँ, जल्दी से किशनगढ़ पहुँचो और अपने प्लान को अंजाम दो। जरा सी भी चूक हुई तुमसे तो तुम्हारा मेरी बहू बनने का सपना धरा का धरा रह जाएगा। मुझे हर हाल में सफलता हासिल करनी है, जिसके लिए इन बाप बेटों के तेवर बदले हुए हैं ना, उसे ही भरे समाज में जलील करना है मुझे। नताशा अपनी ड्रेस की जिप लगाते हुए कहती है, आंटी बेफिक्र रहिए, बस 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी। करण के लिए तसल्ली से तैयार हो रही हूँ। इतना बोल फ़ोन रख कर कहती है, आंटी जी, आपसे ज़्यादा जल्दी मुझे है करण को अपना बनाने की। उसी के लिए ये 16 श्रृंगार किया है। आपने क्या मुझे मूर्ख समझा है जो मैं उस डॉक्टर की बाहों में? और ज़ोर से हंसते हुए कहती है, नहीं आंटी, ये तो हम आकर आपको जलवे दिखाएंगे। वो कुटिलता से मुस्कुराकर 1 नंबर डायल करते हुए कहती है, निकल रही हूँ, तैयार रहना तू, रास्ते से पिक कर लूँगी। तू भी क्या याद रखेगा बेटा, आज तुझे वो मिलेगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। 10 मिनट में निकल रही हूँ। इतना बोल फ़ोन रख फिर से रेडी होने लगी। इधर अर्जुन जी रागिनी को लेकर घर पहुँचते हैं। काव्या, कृष्णकांत जी उनका ही वेट कर रहे थे। रागिनी के आते ही काव्या जी उसकी नज़र उतार कर कहती हैं, राघु बेटा, अब ठीक लग रहा है। रागिनी शांत स्वर में कहती है, मम्मा टेंशन मत लीजिए, आप सबके होते मुझे कुछ नहीं। कृष्णकांत जी थोड़ा ऊंचे स्वर में कहते हैं, रागिनी बेटा, भूल से भी गलत शब्द नहीं। अर्जुन ऐसा करो, तुम फ्रेश होकर नाश्ता करो और रेडी हो जाओ। तुम्हारी मम्मी रागिनी के पास रुक जाएंगी, हम दोनों किशनगढ़ चलते हैं। रागिनी एकदम से अर्जुन की तरफ देखती है। अर्जुन जी उस पर तिरछी नज़र डाल शांत लहजे में कहती हैं, पापा मम्मी का जाना ज़रूरी है, आप बेफिक्र होकर बुआ के यहाँ जाओ। रागिनी के पास मैं हूँ और मैंने कुछ ज़रूरी फाइल मनोज को बोल घर ही मंगा ली है। कुछ दिन में घर से ही ऑफिस का काम करूँगा, आपको आने में भी लेट होगा, इसलिए रागिनी के पास मेरा रुकना ज़रूरी है। काव्या जी उसकी बात सुनकर कहती हैं, बिल्कुल सही कहा अर्जुन, देख मैं जा तो रही हूँ, लेकिन यदि रागिनी की तबीयत ज़रा भी 19 लगे तो तुरंत कॉल करेगा मुझे। अर्जुन जी रागिनी को सुकून से देखकर कहते हैं, बिल्कुल मम्मी, वैसे नौबत ही नहीं पड़ेगी, आप आराम से फंक्शन अटेंड करो, मैं फूफा जी और केशव से बात कर लूँगा। इतना बोल रागिनी को लेकर रूम में आ गए। कुछ देर बाद काव्या कृष्णकांत जी के साथ किशनगढ़ निकल गईं। वहीं आरती गुड्डा के गोयल भवन में पहुंचते ही सुरेखा बुझे मन से गेट पर आकर खड़ी हो गई, जिसे देख राजेंद्र जी को तसल्ली मिल गई। वो पूजा का थाल लेकर सुरेखा की ओर बढ़ाते हैं। न चाहते हुए भी सुरेखा ने आरती और गुड्डा का तिलक किया। आरती केशव का मुंह मीठा करवाया और उन्हें अंदर आने का बोल कुछ सोफे पर बैठकर कहती हैं, पायल, इन्हें पहले मंदिर में ले जाकर धोख दिलवाओ। पायल आरती केशव की मंदिर में ले गई। उनके जाते ही करण सुरेखा का आंचल होंठों से लगा कर कहता है, थैंक यू मम्मी, लव यू लॉर्ड्स, बस आप यूं ही खुश रहा करिए, आपनों के साथ मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुरेखा सपाट लहजे में कहती हैं, करण, खुशी से नहीं, मन मसूर कर किया है ये नाटक, तुम्हारे पापा की खातिर। संतु सबका नाश्ता लगाओ और टाइम से निकलो। आज अरसाबाद राजेंद्र जी का पूरा परिवार उस वक्त नाश्ते पर एक साथ था। आज सभी ने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद पूरा गोयल परिवार फंक्शन के लिए किशनगढ़ निकल गया। अंकित और दीवान जी भी अपने परिवार के साथ किशनगढ़ पहुंच गए थे। पंडित जी राजेंद्र जी के
परिवार का ही वेट कर रहे थे। उनके पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने नामकरण सेरेमनी की विधि और हवन की प्रक्रिया पूरी की। गुड्डा का नाम पा अक्षर पर निकला। करण मुस्कुराते हुए कहता है, पापा, एक और कन्या राशि आ गई आपके यहाँ। बुआ की कॉपी। बोल पायल, क्या रखेगी गुड्डा का नाम? पायल आरती की गोद में गुड्डा को लेकर उसके माथे को चूम सबको देकर कहती है, भाई भाभी, हमारे लाडो का नाम होगा प्रिसा गोयल। प्रिसा नाम सुन पूरे हाल में तालियां बज उठी। इतने में ही गेट पर दोनों हाथों में से ताली बजाते हुए एक आवाज़ गूंज उठी, वाह, नाइस नेम प्रिसा। उस आवाज़ को सुन जैसे ही राजेंद्र जी पलटे, सामने अर्ध नग्न लाल कलर के हाफ शोल्डर गाउन में खड़ी नताशा की देख उनकी निगाहें गुस्से से जल उठी। रुकिए दोस्तों, इस कहानी के इस पार्ट के बाद इसे हम हो सकता है कुछ दिनों के लिए रोकना पड़ जाए, लेकिन जैसे ही हमें आगे के पार्ट मिलेंगे हम आपको ज़रूर ये कहानी आगे सुनाएंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।